हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम एक बहुत ही छोटे से बट एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है पायरुवेट ऑक्सीडेशन। इससे पहले हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में डिटेल में बात किया है। उसके बाद हमने देखा है कि फर्मेंटेशन क्या होता है। उसमें हमने मोस्टली इथेनॉल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में बात किया है। और हमने लीवर और मसल में ग्लाइकोलाइसिस कैसे रेगुलेट होता है उसके बारे में बात किया है। आज हम बात करेंगे पायरुवेट ऑक्सीडेशन के बारे में। पायरुवेट ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एज ए लिंक काम करता है। ये एज ए लिंक काम करता है किसके और किसके बीच में? ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल के बीच में। ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल के बीच में ये एक लिंकिंग सिस्टम का काम करता है। ग्लाइकोलाइसिस में हमें पता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। और फर्मेंटेशन में हमें पता चला कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, अगर एनारोबिक कंडीशन है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे होता है इसका फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन है, अगर कंडीशन एरोबिक है, तो पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा। और पायरुवेट ऑक्सीडेशन होने से यहाँ पे जो बनेगा वो है एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए। और ये एसिटाइल कोए बाद में नेक्स्ट स्टेप में जाके हम देखेंगे कि ये एसिटाइल कोए टीसीए साइकिल में एंटर करेगा। ठीक है। तो ये जो पायरुवेट से, यहाँ से पायरुवेट से जो एसिटाइल कोए बन रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पायरुवेट ऑक्सीडेशन। यही होता है पायरुवेट ऑक्सीडेशन। ठीक है। और पायरुवेट ऑक्सीडेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है इसका एंजाइम। और उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। देखिए, ये इस एंजाइम का नाम कॉम्प्लेक्स रखा गया है इसीलिए क्योंकि इसमें 3 अलग-अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट मैं डिलीट कर देती हूँ। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स में 3 डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं। एक होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कंपोनेंट। ठीक है। दूसरा होता है डाई हाइड्रो लिपोअमाइड एसाइल ट्रांसफरेज। ठीक है। और जो थर्ड है, वो थर्ड होता है दूसरा एक डिहाइड्रोजिनेस, जिसका नाम होता है डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कंपोनेंट है। ठीक है। तो इसे हम E1, E2 और E3 ऐसे भी कह सकते हैं। जनरली यही कहा जाता है। तो होता क्या कैसे है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे रिएक्शंस कितने कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं। एक तो पहले डिकार्बोक्सिलेशन होता है, एक डिकार्बोक्सिलेशन होता है फर्स्ट स्टेप में, और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी का रिडक्शन भी होगा, है ना। तो ये तीनों एक सर्कुलर वे में चलते रहते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होता है और कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए, ये पायरुवेट है, ये पायरुवेट है। ठीक है। और यहाँ पे काम कर रहा है E1, मतलब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कंपोनेंट, ये वाला यहाँ पे काम कर रहा है। ये है E2 और ये है E3। यहाँ पे सबसे पहले हो रहा है डिकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे हो रहा है डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन मतलब पायरुवेट से CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकल रहा है। ठीक है। अगेन यहाँ पे हम लोग एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस से
2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट बनता है। तो ये जो पाइरूवेट है, यहाँ से हम फिलहाल के लिए एक मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से स्टार्ट करें तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट बनेंगे और उससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ही निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ हम एक मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए, वरना आप यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल भी सोच सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO पाइरूवेट है, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकल रहा है। ठीक है, जब पाइरूवेट से 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकल जाता है और वहां पे E1 काम करता है, मतलब पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस कंपोनेंट काम करता है, इस पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस कंपोनेंट के साथ और एक कोफैक्टर काम करता है जिसका नाम है TPP, थायमिन पाइरोफॉस्फेट। और ये कहाँ से आता है? विटामिन B1 से। ठीक है, TPP आता है। और पाइरूवेट से CO2 निकल जाने के बाद इसमें रहा क्या? एसाइल ग्रुप। पाइरूवेट तो 3 कार्बन का है। पाइरूवेट के 3 कार्बन से अगर एक CO2 निकल गया, एक कार्बन अगर यहाँ से निकल गया तो C2 रहा। C2 ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एसाइल ग्रुप, राइट। तो इस C2 ग्रुप के साथ मतलब एसाइल ग्रुप के साथ TPP आके जुड़ के यहाँ पे एसाइल TPP बन जाता है। ठीक है, और फिर एसाइल TPP के साथ यहाँ से लिपोइक एसिड से, यहाँ पे लिपोइक एसिड होता है, लिपोइक एसिड, और लिपोइक एसिड से ये आता है लिपोअमाइड। ठीक है, लिपोअमाइड आता है जब ये डाइसल्फाइड मतलब 2 S है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, तो ये लिपोअमाइड आता है। और फिर जब ये एसाइल TPP फिर से इस TPP को छोड़ देता है, तब ये जो एसाइल ग्रुप है ये इस लिपोएट के साथ या फिर लिपोमाइड के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये एसाइल ग्रुप पहले क्या कर रहा था? ये एसाइल ग्रुप पहले TPP के साथ जुड़ के एसाइल TPP बना रहा है, लेकिन नेक्स्ट फेज में क्या हो रहा है? ये फिर से इस TPP को छोड़ रहा है, और इसके बदले में ये जो लिप डबल एस है लिपोअमाइड, इसके साथ ये कनेक्शन बना के एसाइल लिपोएट बना रहा है। ठीक है, ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन भी कैटलाइज्ड बाय व्हाट? E1। ठीक है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस। अब नेक्स्ट फेज में क्या हो रहा है? नेक्स्ट फेज में E2 काम कर रहा है ट्रांसफरेज का। देखिए यहाँ पे एक CoA आ रहा है और यहाँ पे है एसाइल लिपोएट। तो ये E2 जो एंजाइम है, E2 इस एसाइल ग्रुप को CoA के साथ ट्रांसफर कर रहा है और बना रहा है एसिटाइल CoA। और जो लिपोइड था ये रिड्यूस्ड हो रहा है, यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होके लिप SHSH बन रहा है। तो ये जो रिएक्शन है, यहाँ से ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन कैटालाइसिस कर रहा है? E2 कैटालाइसिस कर रहा है। ये वाला जो रिएक्शन हो रहा था ये भी डिहाइड्रोजनेस कर रहा था, ये वाला जो रिएक्शन है वो भी डिहाइड्रोजनेस ही कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट फेज में देखिए, ये तो रिड्यूस्ड फॉर्म में है लिप SHASH। फिर से इसको अपने नॉर्मल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जाना है, तो इसे अपना 2H जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। तब काम करता है डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। वो क्या करता है? FAD को लाता है और FAD यहाँ से दोनों H को एक्सेप्ट करके FADH बन जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ फिर से इस साइकिल को फिर से चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? FAD तो FADH बन गया, लेकिन फिर से इस FADH को FAD भी तो बनना है। तो फिर से मतलब इसे फिर से अपने हाइड्रोजन को किसी को देना है, तो वो हाइड्रोजन तब कौन लेता है? NAD+, ये प्लस है, NAD+ लेता है, और NAD+ लेके यहाँ से NADH और H+ बन जाता है। और हमें क्या पता है? NADH और H+, NADH मेनली ये क्या करते हैं? अल्टीमेटली फिर से ATP बनाता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH से कितने सारे ATP बन सकते हैं? लगभग 2.5 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बन सकते हैं। तो इस तरह से और ये फिर जो एसिटाइल को है ये TCA साइकिल में एंटर करता है। ठीक है, ये TCA साइकिल में एंटर करता है। तो इस तरह से पाइरूवेट ऑक्सीडेशन होता है, और पाइरूवेट ऑक्सीडेशन होने से जो पाइरूवेट है उसका फेट कन्वर्ट होता है, TCA साइकिल के लिए कन्वर्ट होता है, एसिटाइल CoA बनता है और कुछ NADH भी बनता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सा एक चीज लिखा है कि 3 एंजाइम्स
यहाँ पे 3 एंजाइम्स एंड 5 कोफैक्टर्स आर रिक्वायर्ड। 3 एंजाइम्स के बारे में तो हमने जान लिया, एक तो है पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस कंपोनेंट जिसे E1 कहा जाता है, एक है डाइहाइड्रोलिपोमाइड एसाइल ट्रांसफरेज जिसे E2 कहा जाता है, और एक है तीसरा है डाइहाइड्रोलिपोल डिहाइड्रोजनेस जिसे E3 कहा जाता है। ठीक है, अब 5 कोफैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। 5 कोफैक्टर्स में से 2 टाइप के कोफैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम यहाँ पे साफ कर देते हैं। तो 5 कोफैक्टर्स है। 5 कोफैक्टर्स में से कुछ कोफैक्टर्स है जो कि कैटालाइटिक कोफैक्टर्स है, मतलब वो कैटालाइटिक कोफैक्टर्स है, मतलब वो एंजाइम्स को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ कोफैक्टर्स है जो स्टोकियोमेट्रिक कोफैक्टर्स है। स्टोकियोमेट्रिक कोफैक्टर्स, स्टोकियोमेट्रिक कोफैक्टर्स मतलब ये दे आर बीइंग यूज्ड एज सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट की तरह यूज हो रहे हैं लेकिन है एक्चुअली वो कोफैक्टर्स। कैटालाइटिक कोफैक्टर्स में हमने देखा हमारे पास टीपीपी है जो E1 के लिए काम करता है, हमने यहाँ पे देखा है टीपीपी को। ठीक, यहाँ पे देखा है टीपीपी को। और दूसरा है हमारा लिपोइक एसिड, यहाँ पे हमने देखा है लिपोइक एसिड। ठीक है, तो लिपोइक एसिड दूसरा हो गया किसके लिए, E2 के लिए। और तीसरा हो गया यहाँ पे ये एफएडी, ये किसके लिए काम करता है, E3 के लिए। ठीक है, लेकिन दो और ऐसे कोफैक्टर्स है जो स्टोकियोमेट्रिक कोफैक्टर्स है जो एज ए सबस्ट्रेट काम कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट एनएडी नहीं होगा, फर्स्ट है कोए। कोए ये भी तो एक नॉर्मली कोफैक्टर ही है, इसीलिए तो को ए है, कोफैक्टर ए, राइट। तो कोए यहाँ पे सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, कोए एसिड से ही एसिटिल कोए का ये जो कोए है ये कोए एसिड से ही आ रहा है। ठीक है, तो ये एक है, और दूसरा है NAD जो कि अल्टीमेटली NADH एंड H प्लस बना रहा है। ठीक है, दो H लेके ये बना रहा है। तो ये दोनों हो गए स्टोकियोमेट्रिक कोफैक्टर्स, और ये जो 3 है वो हो गए कैटालाइटिक कोफैक्टर्स। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। ये वीडियो छोटा है, बस इसी के ऊपर था। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे।